पेपर कैसा गया? पेपर कैसा है भाई? नहीं अच्छा, चलो कोई नहीं। पेपर सेकंड अच्छा था। क्यों? मैं अच्छा मतलब सरकास्टिक में बोल रहा है कि नॉर्मल बोल रहा है? अरे इजी था ऐसा? अच्छा ना मतलब अच्छा था ऐसा? हाँ ठीक है। चलो है ना, डिस्कशन पेपर का। कल तो छुट्टी है आपकी, तो परसों दोनों पेपर आप लोग एक बार दोबारा से री अटेम्प्ट करना, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे उसको। हाँ सारे क्वेश्चंस करने। है ना, एक बार पेपर को री अटेम्प्ट जरूर करना, आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी कि पेपर में आपकी क्या गलतियां हुई। ठीक है, और मैंने आपको बता भी रखा है, यहाँ से जो पेपर मिल जाएगा तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उसमें क्या गलती की और उसका क्या सॉल्यूशन है वो उसी पेपर में उसी जगह पे लिख लेगा। ठीक है, तो ये अपन ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। कैसा गया पेपर? 72% फिजिक्स में। अच्छा, कितने कितने मार्क्स है दोनों में? अच्छा मतलब एक में 45 से कम है, एक में 45 से ज्यादा? 49, बढ़िया मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क्स है ना? तो पेपर अगर आप ना अटेम्प्ट करोगे तो आपको चीजें गलतियां अपनी समझ में आएंगी। थोड़ा सा अगर मैं पेपर की बात करूं तो ऑन ए स्केल ऑफ थोड़ा सा टफ साइड पेपर था, तो इसमें स्कोर करना इसलिए डिफिकल्ट नहीं था कि क्वेश्चंस टफ थे, लेकिन बहुत सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन थे, मतलब इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन नहीं था कि सीधे इलेक्ट्रो से क्वेश्चन हो, है ना? हाँ, इलेक्ट्रो एसएचएम मिक्स कर दिया, है ना, ऑप्टिक्स आ गया उसमें, सेंटर ऑफ मास आ गया उसमें, तो ये सब है ना मिक्स क्वेश्चन थे। तो डिस्कस करेंगे तो मजा भी आएगा उसको, तो अपन वेडनेसडे भी डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट तो पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था बेटा? है ना, पोटेंशियल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर की। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब जो बस चलाता है, उसके बगल में बैठा रहता है वही। टिकट काटने वाला, है ना? तो कंडक्टर की बात करें तो एक्चुअली हम तीन तरह के मटेरियल की बात करते हैं। एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग, है ना, मतलब इंसुलेटिंग, और एक होता है हमारे पास सेमी कंडक्टिंग। ठीक है, जिसे अगर हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा कि सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? सेमी कंडक्टिंग। जैसे आप बोलते, जैसे टीवी की बात करते हैं, टीवी आजकल टीवी आती है जो आती है एलईडी, है ना, पहले एलसीडी आती थी, अब एलईडी। तो अगर हम बात करें, और जैसे अपन बोलते हैं एलईडी लाइट्स, तो एलईडी का मतलब ही क्या है? दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड, और लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। तो हम नेचर में जितनी भी सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, हम पिक्सल्स की बात करते हैं, हमारे जो मोबाइल पे जो स्क्रीन है उसके जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसके डिस्प्ले में जो लाइट्स हमें यूज कर रहे हैं, जो यूज आ रही हैं, वो सारी की सारी सब सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस से मिलकर बनी हुई है। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबको समझ में आया? फिर हमने बात की कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को बांध के कौन रखता है? न्यूक्लियस। उस पर कैसा चार्ज लगाता है? हाईली अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक? फिर हमने बोला कंडक्टर की तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है? इक्वी पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की सरफेस कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार ऐसे लिख लो समरी। जैसे अगर मान लो ये एक मेरे पास कंडक्टिंग सरफेस है किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस कितना होगा? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस कितना होगा? जीरो। और अगर मान लो इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इसकी सरफेस पे।
तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होंगी? सरफेस की परपेंडिकुलर। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन होगी अवे, और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स। तो यहां पर अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊंगा ना, तो हमेशा जिस पॉइंट पर भी आप ड्रॉ करोगे उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां पर अगर हम ड्रॉ करें तो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर अवे, कुछ इस तरह से। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा? है ना? नोट करके चलो। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सबको यहां तक मेरी बात सबसे क्लियर है बेटा? हाँ, सब लोग इधर देखो एक बार पहले, फिर आगे नोट करेंगे। जैसे मान लो इधर देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर है? इस पे चार्ज मान लो मैंने कितना मान लिया? क्यू। हमें पता है कि अगर चाहे सॉलिड हो चाहे हॉल हो, सारा सारा चार्ज कहां पर आ जाता है? उसकी सरफेस पे। अगर मैं आपसे बोलता कि इसका पोटेंशियल लिखो, तो क्या लिख सकते हो? इसका पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू के, सरफेस का V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सही है? क्या मैं K को 1/4πε0 लिख सकता हूं? क्या मैं Q को सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकता हूं अपॉन R? ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये कैसे लिखा? Q हो जाएगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, वही आएगा चार्ज, टोटल चार्ज अगर निकालना है तो। यहां से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया, R से R चला गया। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई आपके पास? V इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बचा। क्लियर हो रही है बात बेटा यहां तक? मुझे ये बताओ कि कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है? इक्वी पोटेंशियल। अगर किसी कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब V कैसा होगा इसका? कांस्टेंट। और मैं ऐसे बोल सकता हूं V अगर कांस्टेंट होगा तो सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कैसा होगा? कांस्टेंट। सही बात है? ये भी इसमें चला गया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सिग्मा इंटू आर कैसा होगा? कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट आ गया, किसी भी कंडक्टर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। ये रेडियस तब कहलाएगा जब कैसा हो बॉडी? स्फेरिकल। लेकिन अगर कोई कर्व सरफेस होगी तो हम उसके लिए उसको रेडियस ना बोल के रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हम किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या है? इधर देखो, जैसे मान लो कि मैं अगर यहां पर कुछ इस तरह से ये कंडक्टिंग बॉडी बना देता हूं, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे ये एक अलग अलग, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से पार्ट का है? यहां वाले। जितना शार्प टर्न होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, क्योंकि वो उतने ही छोटे सर्किल का हिस्सा है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो होगा क्या? यहाँ पे चार्ज का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्जेस पास पास में आ जाएंगे। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्जेस दूर होंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्जेस पास पास होंगे। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो सिग्मा फिर अगेन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ पे फिर पास पास आ जाएंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि किसी भी कंडक्टर के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्या? किसी भी कंडक्टर के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा क्या? नहीं। यूनिफॉर्म तभी होगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह क्या हो? सेम हो। अगर आर सेम होगा तभी तो सिग्मा सेम होगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में?
और ऐसा सिर्फ कैसी बॉडी के लिए हो सकता है? स्फेरिकल बॉडी। अगर स्फेयर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होगा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन आपका कंडक्टर अगर स्फेरिकल शेप का नहीं है तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही बेटा? इसको नोट करो। यहां पे बोलते हैं सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू आर आएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज कांस्टेंट। यहां पे देखोगे तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसलिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सबको मेरा लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया बेटा? कि इधर देखो सब लोग, किसी भी सरफेस पर हर तरफ चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो जैसे यहां पर देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दो चार्ज के बीच में मैंने गैप इक्वल दिखाया, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। ऐसा तभी होगा जब हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रहा है जैसे यहां पर कर रहा है, तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहां पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, क्योंकि तो जितना फ्लैट सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होता है। जैसे बिल्कुल फ्लैट हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम हो। सही बात है? अब सब लोग इधर देखो एक बार, जो हमने ना सबसे स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रो चालू किया था तब हमने बोला था कि तीन तरह के मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन, और एक होता है इंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रब करके। जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो हीट जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाते हैं। ये होता है बाय द फ्रिक्शन, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। दूसरा होता है टच करा के, बाय द कंडक्शन, जैसे हमारे पास जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। और एक और मेथड होता है बाय इंडक्शन, इंड्यूस्ड करा के। वो हम कैसे करते हैं, बात को ध्यान से सुनना। मैंने हेडिंग डाला कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल। सब लोग देखो, फिर नोट करने की कोशिश करना। तो पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है और ये न्यूट्रल है ना। मैंने इसके पास में एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, ठीक है। इसके सेंटर से इस स्मॉल क्यू की जो डिस्टेंस है वो दे रखिए आपको स्मॉल डी, तो ये हो गया ओ पॉइंट। और यहां पर एक पॉइंट और है पी पॉइंट।
P पॉइंट से Q की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है स्मॉल r, है ना। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ कि अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, मेटेलिक बॉडी है, मेटल है, अगर ये अभी न्यूट्रल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या इस पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा? क्या आएगा ना? कैसे आए? बिल्कुल होगा। क्या देखो, ये पॉजिटिव क्या करेगा, देखो किसी भी बॉडी के न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि उस पर चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज है लेकिन इक्वल और अपोजिट है, बराबर है, इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू इसके जितने नेगेटिव है उनको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। यानी पहले जो बॉडी न्यूट्रल थी ना, नॉन पोलर थी, अब वो कैसी हो गई? पोलराइज्ड हो गई। चार्जेस तो आ गए। तो ये इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होता है। हम आज उसी की कैलकुलेशन की बात करेंगे कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? मेरा क्वेश्चन क्या है तो यहां तक नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट फाइंड आउट net electric field at point O and point P. Second, calculate electric field due to induced charge at point O and point P. Third, calculate net potential at point O and point P. Fourth, calculate potential due to induced charge at point O and point P. नोट करो टाइम। सब लोग इधर देखो बेटा, है ना। अब पहले क्वेश्चन को सबने लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया कि सबने? हाँ, चलो कॉपी पेन छोड़ दो आराम से और मस्त हो जाओ। इधर देखो सब लोग, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को इंड्यूस चार्ज के? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और इसको समझने की कोशिश ना, हर एक क्वेश्चन इसी तरह से होगा। पहले तो एक मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना।
कि कभी भी कंडक्टर के अंदर, कभी भी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होता है वो कभी भी बाहर वाले चार्जेस की वजह से नहीं आ सकता। मतलब नेट फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग सरफेस, नेट फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग सरफेस ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। जैसे यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं, इधर देखो, क्या ये O पॉइंट और P पॉइंट कंडक्टर के अंदर है क्या? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ O पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा, जीरो आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पर है, इस कंडक्टर सरफेस के बाहर है। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो ही चार्ज है, एक तो Q और एक इंड्यूस चार्ज। क्लियर है? तो ये दोनों चार्ज इस कंडक्टर सरफेस के कहां है, बाहर है। तो किसी भी बाहर वाले चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर होगी बात बेटा यहां तक? तो इसको लिख लेता हूं, नोट करते चलो। दैट इज नेट फील्ड inside any conducting surface due to all charges present outside is always equals to zero। इस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। चलो देखो मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ में बताता हूँ तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा कि ये है क्या, ये चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि पुराने टाइम पे, आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा 5-7 साल पहले जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो जैसे अगर आपके घर में टीवी है और लैंडलाइन फोन है ना, बात ध्यान सुनना। आपने क्या टीवी के पास फोन रख दिया, है ना, और कॉल आने से जस्ट पहले, अभी फोन नहीं आ रहा, फोन आने वाला है, उससे पहले ही आपकी टीवी में गिर गिर चिर पिर चालू हो जाती थी, है ना। आपने कभी भी ऐसा देखा हो कि अगर थोड़ा, अभी नहीं होता, अभी तो हम मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं, टीवी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या था, पहले क्या होता था, जैसे आपका लैंडलाइन फोन है, ठीक है, और टीवी चल रही है, बढ़िया गाना चल रहा है, अचानक से फोन बजने से पहले ही, है ना, वहां पर अचानक से चिर और तुरंत घंटी बजती थी। आपको बड़ा लगता था कि यार ये एकदम क्या है कि घंटी बजी नहीं, उससे पहले इसने अपना सिग्नल दे दिया। तो ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग की वजह से। जैसे आजकल की ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक शील्डिंग की वजह से ऐसा नहीं होता। जैसे मतलब स्पीकर का रोल क्या है टीवी में, है ना, साउंड प्रोड्यूस करना। और हर एक स्पीकर में क्या होती है, एक मैग्नेट होती है। यानी मुझे एक छोटा सा ये आइडिया तो लग रहा है कि साउंड को प्रोड्यूस करने में मैग्नेट का बड़ा रोल है ना, साउंड को प्रोड्यूस करने में मैग्नेट का बड़ा रोल है। और मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना, जनरेट करना। तो देखो होता क्या था पहले टाइम में, जैसे मान लो ये टीवी है, तो मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिए, तो दो मैग्नेट लगा दिए एक तरह से। और फोन में भी स्पीकर होता है, तो फोन में भी मैग्नेट होती है। तो ये वाली मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और ये वाली मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो होता क्या था, जैसे ही फोन आया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता, इसलिए आपको साउंड सही से सुनाई नहीं देता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता था। हम क्या करते हैं, आजकल उस मैग्नेट को एक मटेरियल से कोट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक मटेरियल से कोट कर देते हैं। उससे फर्क क्या पड़ता है, उससे फर्क ये, वो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। उससे फर्क ये पड़ता है कि बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का अब इस पर कोई असर नहीं पड़ता। सेम काम यहां पर हो रहा है। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक कमरा है ना, ये एक मेटल का कमरा है, और आप एक चार्ज हो, ठीक है, आपके पीछे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, है ना। तो आपने बोला सर मुझे बचाओ बचाओ, मैं क्या करूं, है ना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कमरे में आके बैठ जा, ठीक है। तो आप बोले सर कमरे से क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा ये मेटेलिक कमरा है,
और मेटेलिक कमरे की एक खासियत होती है कि मेटेलिक कमरे के अंदर बाहर के जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से कभी फील्ड नहीं आ सकता। तो ये कमरा क्या कर रहा है, आपको बचा रहा है किससे, बाहर के चार्जेस से, बाहर के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर हो रही है बात? यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या बात ध्यान से सुनते चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज रख दिया मैंने, क्यू नोट अब अंदर रख दिया, और बाहर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, चिंटू मिंटू, Q1 Q2 Q3, इस तरह से बहुत सारे। तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से r डिस्टेंस पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कौन से चार्ज की वजह से आएगा? सिर्फ Q नॉट की वजह से आएगा, बाहर वाले चार्जेस की वजह से नहीं आएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैंने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कौन से चार्जेस की वजह से, नेट फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टिंग सरफेस ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो भैया अगर मैंने अंदर एक चार्ज रख दिया और बाहर इतने सारे चार्ज घूम रहे हैं, तो इन सब का नेट फील्ड अंदर कितना आएगा, जीरो। लेकिन इसका तो आएगा ना। यहां से अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे फील्ड पूछूं तो कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और भी बहुत तरीके निकालने के, आप एक गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाली, इसके लिए अगर आप लिखते तो कितना लिखते, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इन कितना आता, सिर्फ क्यू नॉट ही तो आता। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो जैसे यहां पर वापस आते हैं, अब देखो यहां पे मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सारे आंसर्स आप ही पूछूंगा मैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एंड नेट एट पॉइंट पी कितना होगा इस केस में, जीरो। सब कुछ चमक रही है बात? क्यों जीरो भैया? क्योंकि सारे चार्ज बाहर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अंदर होता तो जीरो नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो मैं बोल सकता हूं नेट फील्ड एट पॉइंट ओ भी जीरो होगा और नेट फील्ड एट पॉइंट पी भी जीरो होगा। ये हटा दोगे बेटा, है ना? अभी नोट मत करना, पहले ध्यान से सुनना कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी आपको क्लिक कर जाएगा। तो फर्स्ट केस मैं बोलता हूं ई नेट एट पॉइंट ओ कितना होगा, जीरो होगा। समझ लो। देखो अब किसी ने बोला कि सर जीरो है, मान लिया, लेकिन यहां पर नेट फील्ड देखो, दो चार्ज हैं तो इनका होना तो चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उनका नेट सम कितना आ रहा है, जीरो। जैसे इसको मैं ऐसे बोलता कि आप मेरे से पूछते कि बताओ सर ओ पे नेट फील्ड कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ओ पे नेट फील्ड दो चार्जेस की वजह से होगा। किस किस की वजह से होगा, एक होगा क्यू की वजह से और एक होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। ओ पे जो फील्ड होगा वो कितने चार्जेस की वजह से होगा, दो, एक तो क्यू की वजह से और एक इंड्यूस। लेकिन दोनों चार्ज इसकी सरफेस के कहां है, बाहर, इसलिए उनकी वजह से नेट फील्ड कितना होगा, जीरो। तो क्या मैं ई इंड्यूस निकाल सकता हूं क्या, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि मैं बाहर जितने भी चार्ज रखूंगा, यहां पे देखो जीरो क्यों हो रहा है, बाहर में जितने भी चार्ज रखूंगा उनका जो भी नेट फील्ड आ रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा उसके फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। मतलब इसकी बॉडी पे चार्ज इस तरह से अपीयर हो रहे हैं कि वो बाहर वाले फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। सबको मेरी कहानी बढ़िया से समझ में आ रही है, विजुलाइज हो रहा है थोड़ा बहुत? दोबारा से बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेट फील्ड कितना है, जीरो। कोई बोले क्यों जीरो है, हम बोलेंगे देख भैया यहाँ पे जो नेट फील्ड है ना वो दो चार्जेस की वजह से है, एक तो क्यू की वजह से और एक इंड्यूस की वजह से। तो इसकी सरफेस पर इंड्यूस चार्ज इस तरह से जनरेट होते हैं कि वो हमेशा क्यू के फील्ड को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आप लोग सर एक और ले आता तो इन दोनों का मिला के जितना फील्ड होगा तो उसको खत्म कर देते हैं। 10,000 आते, 10 करोड़ आते, 10 अरब आते, जितने भी चार्ज होते हैं, इंड्यूस चार्ज हमेशा उन सब के फील्ड को क्या कर देता, कैंसिल आउट कर देता। सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास देखो ई नेट ओ पे कितना आ गया, जीरो, और इंड्यूस कितना आया ऊपर, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, और क्यू की वजह से ऊपर कितना फील्ड होगा, माइनस का के क्यू बाय डी स्क्वायर। नोट करो इसका। चलो पहले तो इतना ही लिख लो बस।
इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू 0 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P भी कितना होगा? 0। अब खुद से कैलकुलेट करो। सेकंड पॉइंट पर आते, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगा ना। कौन सा वाला? इंड्यूस वाला। इंड्यूस चार्ज देखो, आधे सरफेस पर जो नेगेटिव रहेगा, नहीं नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। नहीं 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 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नहीं नहीं लग सकता। हाँ बेटा बोलो। इधर बेटा सब लोग, पहला पॉइंट सबको समझ में आया है ना? नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा? 0। सेकंड, ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड। अगला इधर देखो सब लोग, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, तो ये इसके तो आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट पर आता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट O एंड पॉइंट P। अब मैं O पर इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं पहले बोलूंगा देखो भैया, नेट फील्ड तो O पॉइंट पे कितना होगा? 0। और O पॉइंट पर नेट फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होगा। कितने चार्ज हैं? 2। एक तो Q की वजह से भी होगा और इंड्यूस की वजह से भी होगा, और मिला के 0 है। तो इंड्यूस की वजह से कितना होगा? तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, और सेंटर पे Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पॉइंट चार्ज है भैया, K Q बाय R स्क्वायर। R की जगह कितना आ जाएगा? D। इसी तरह से मैं P पॉइंट पे बोलता, तो मैं बोलता P पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा? 0। और ये किस किस की वजह से होगा? एक तो Q की वजह से और एक इंड्यूस की वजह से। इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, और P पॉइंट पर Q की वजह से कितना फील्ड होगा? ये Q बाय R स्क्वायर। ये आंसर। इसको नोट करो। अब बात करेंगे पोटेंशियल की। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? मैंने आपको याद होगा, इधर देखो, एक मूल मंत्र दिया था पिछली क्लास में। इधर देखो, मेरे साथ दोहराओ एक बार, है ना, जाप करो, है ना। मैंने आपको पोटेंशियल निकालने का एक तरीका बताया था कि कभी भी पोटेंशियल निकालना हो, कभी भी पोटेंशियल निकालना हो, जो जितने भी चार्ज हो, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, जितने भी चार्ज हो चाहे वो अंदर हो या, सबकी वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लो और सबको ऐड कर दो, आपका पोटेंशियल आ जाए। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो जितने भी चार्ज दिख रहे हो सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है। सब लोग इधर देखो एक बार, अगर मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कितना होगा O पे, सब लोग मेरी हेल्प करो थोड़ी सी, है ना। O पॉइंट पर अगर मैं नेट पोटेंशियल लिखूंगा, पोटेंशियल एट O किस किस की वजह से आएगा? एक तो Q की वजह से और एक इंड्यूस की वजह से। सबको मेरी बात आ रही है, समझ में आता? चलो ये बताओ कि O पॉइंट पे नेट पोटेंशियल इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? इंड्यूस की वजह से 0 होगा। बात ध्यान से सुनना। O पॉइंट पे नेट पोटेंशियल एक तो इंड्यूस की वजह से आएगा, एक क्यों की वजह से आएगा? इंड्यूस की वजह से O पे नेट पोटेंशियल 0 आएगा। क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, और जितनी दूरी पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पॉजिटिव चार्ज r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव भी r पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो प्लस का के क्यू बाय आर और माइनस का के क्यू बाय आर मिला के कितना हो गया 0। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम सेपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो माइनस का के क्यू बाय आर और प्लस का के क्यू बाय आर मिला के कितना हो गया 0। क्यू की वजह से कितना आएगा सेंटर पे, बोलो के क्यू बाय टी। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ सेंटर पे नेट पोटेंशियल बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा के क्यू बाय टी। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट इसको नोट करते चलो। पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? क्यों? बिल्कुल, इधर पोटेंशियल सेम होता है। अरे मैंने एक स्टेटमेंट और बोला था कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। सब दे दो एक बार। आपके पास एक फॉर्मूला था डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो पोटेंशियल कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो अगर जितना पोटेंशियल ओ पर होगा उतना ही पोटेंशियल पी पर होगा। तो V net at P point is equals to V net at O point, और O point पे नेट पोटेंशियल कितना आया था? K क्यू बाय। ये आगे अब आता है इसके सबसे लास्ट पॉइंट पर, फोर्थ पार्ट। कैलकुलेट करो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अच्छा देखो फोर्थ का पहला पार्ट तो आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट ओ आ गया ना, कितना? 0। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट ओ, ये तो 0 आ गया, लेकिन पी पॉइंट पे 0 होगा क्या? नहीं। पी पॉइंट पे कितना आएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से? के क्यू बाय डी माइनस के क्यू बाय आर। हाँ जी, इंड्यूस चार्ज तो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, लेकिन इंड्यूस चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहीं पर भी देखो इंड्यूस चार्ज तो कैलकुलेट ही नहीं किया। जैसे मैं कहीं पर भी इंड्यूस चार्ज की वजह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं कैसे यूज कर रहा हूं कि नेट फील्ड कितना है? 0। और नेट फील्ड किस किस की वजह से आएगा? एक तो चार्ज की वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से, और एक आउटर चार्ज की वजह से। तो नेट फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस नेट फील्ड ड्यू टू आउटर चार्ज मिला के कितना हुआ? 0। तो इंड्यूस की वजह से कितना आया? दैट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। तो ऐसे निकाल रहे हैं, तो वहां पे 2 आ जाएंगे, तो इंड्यूस का जो नेट फील्ड आएगा दैट इज माइनस ऑफ फील्ड ऑफ चार्ज 1 प्लस चार्ज 2, दोनों की वजह से आ जाए। अच्छा जैसे मुझे इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कितना होगा, तो बड़ा ही सिंपल है। क्या मुझे पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल पता है क्या? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पी पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो 2 चार्जेस की वजह से होगा, एक तो क्यू की वजह से और एक इंड्यूस की वजह से। बहुत ही सिंपल है। और पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना था बोलो? जितना ओ पे था, कितना था? के क्यू बाई टी। क्यू की वजह से कितना होगा पी पॉइंट पर पोटेंशियल? के क्यू बाय आर प्लस वी इंड्यूस्ड। यहां से आ गया आपके पास वी इंड्यूस कितना आएगा?
तो आपके पास आया V इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू K Q 1/D -1/R। ये आंसर है। नोट करो इसको बेटा। यहाँ तक सबको मेरी बात क्लियर है बेटा, है ना? इसको नोट करो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कंडक्टर में, जिसको बोलेंगे अर्थिंग ऑफ एनी कंडक्टर। अर्थिंग का मतलब क्या होता है ये तो आपको सबको क्लियर है ना? अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थ से उसको कनेक्ट करना, यही अर्थिंग का मतलब है ना। जैसे अगर मान लो कि आपने देखा होगा, जैसे हम जो हैवी एप्लायंसेस होते हैं, है ना, जैसे अगर अपन एसी वगैरह की बात करें या ज्यादा बिजली खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए बोलते हैं कि हम है ना नॉर्मल प्लग नहीं यूज करते, हम 3 पिन प्लग यूज करते हैं, है ना। उसमें 3 वायर लगते हैं, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है अर्थिंग। क्लियर है? बिल्कुल। एक होता है ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर का, और एक रेड कलर। ठीक है? तो 3 वायर रहते हैं, एक को बोलते हैं हम फेज वायर, एक को बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थिंग। फेज और न्यूट्रल तो सर्किट को कंप्लीट कराने के काम आते हैं, है ना। ऐसा समझ लो कि आपने पढ़ा होगा बचपन में केवीएल, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। भाई एक सर्किट जब कंप्लीट होता है तभी उसमें करंट फ्लो होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो फेज का और न्यूट्रल का काम तो एक तरह से उस सर्किट को कंप्लीट करा। अर्थिंग का काम क्या है कि भैया अगर एक्सेस ऑफ चार्ज आ गया, एक्सेस ऑफ एनर्जी आ गई, एक्सेस ऑफ करंट आ गया, तो उसको क्या कर दो, पास ऑन करा दो। किसको दे दो? धरती माता को। क्या मानते हैं, हमारे नेचर में भगवान ने हमें सबसे बड़ा कंडक्टर खुद ही बना के दिया है, और वो है अर्थ। ये खजाना है, हम यहाँ से कितनी भी एनर्जी ले सकते हैं और कितनी भी एनर्जी इसको दे सकते हैं, मतलब हम कितना भी चार्ज इनसे ले सकते हैं, और जब एक्सेस ऑफ चार्ज होगा तो हम अर्थ को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सारी एनर्जी सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर जाती है, इसलिए हम इनको धरती माता बोलते हैं। ये वही बात है ना, आज समझ में आया होगा। ठीक है? अब अर्थिंग का मतलब क्या है कि जैसे अब अर्थिंग के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो अर्थिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैं अगर एक चार्ज हूं, मैं एक अगर मेटेलिक बॉडी हूं, और मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब है मैं किसी ना किसी तरीके से अर्थ के कांटेक्ट में आ गया। अब अर्थ के कांटेक्ट में आने का तरीका क्या है? या तो डायरेक्टली टच में आ जाओ, ठीक है, या फिर आप मुझे और इस अर्थ को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, अगर मान लो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ करना है, सपोज मेरे पास ये एक स्फीयर है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर। मुझे अर्थिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको ग्राउंडेड कर दूंगा ऐसे। ये सिंबल होता है अर्थिंग का। इसका मतलब है मैंने इस स्फीयर की सरफेस को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से, ग्राउंड से। क्लियर है? तो ये अर्थ के कांटेक्ट में आ गया। अगर कोई भी दो मेटालिक सरफेस को अगर आप कांटेक्ट में ले आते हो, तो उनका दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ से ही कांटेक्ट में लिया है, तो इस बॉडी का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, अर्थ के पोटेंशियल के। और अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा कितना एज्यूम करते हैं, 0। क्लियर है? तो किसी भी बॉडी को अर्थिंग करने का मतलब है उस बॉडी का पोटेंशियल कितना करना है, 0। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा, वो ये है कि अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल 0। जिस भी सरफेस की आप अर्थिंग करोगी उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0।
उसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज जीरो हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि इसकी सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, मुझे भी नहीं पता। कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट करने से। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे मान लो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, जैसे मान लो तो इसमें इनिशियली चार्ज कितना था? क्यू। मैंने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से अब मुझे नहीं पता इसकी सरफेस पे चार्ज कितना है, मैंने कितना मान लिया? एक्स। आफ्टर अर्थिंग मैंने चार्ज कितना एज्यूम कर लिया? एक्स। और अगर मैंने अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। क्या मैं इसका पोटेंशियल लिख सकता हूं क्या? कि एक्स बार इसकी सरफेस का, और अर्थ कर दिया तो पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप लोग सर जीरो ही तो आ गया, क्या बकवास कर रहे हो तब से, है ना? जीरो तो आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कैसा है? आइसोलेटेड, अकेली बॉडी है। तो अगर मैं किसी अकेली बॉडी को अर्थ कर देता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उसका सारा का सारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और उसका सारा पोटेंशियल जीरो होने का मतलब उसका सारा चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो सारा चार्ज कहां पे चला गया? अर्थ में चला गया। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, इसका मतलब अर्थ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और उन्होंने मुझे क्या कर दिया? न्यूट्रल। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो मेरी बॉडी से कहां चले गए चार्ज? अर्थ में इलेक्ट्रॉन भाग गए, न्यूट्रल हो गया। तो अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा और उसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पर इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स दे देता, ये दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर है, इसकी रेडियस दे देते हैं ए दे रखी है और इसकी रेडियस बी दे रखी है। मैंने क्या किया? इसकी इनर सरफेस को कितना चार्ज दिया? क्यू। और इसकी बाहर की सरफेस को क्या कर दिया? अर्थ कर दी। बाहर की सरफेस को क्या कर दिया? अर्थ कर दी। क्लियर हो रही है बात? अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच surface of concentric sphere। यहां पे लिख सकते हैं इफ a metal surface is earthed net potential is always equal to जीरो। किसी भी मेटल सरफेस की अगर आप अर्थिंग कर देते हो तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो। इस क्वेश्चन में हमने इनर सरफेस को यहाँ पे समझ में है ना, दो स्फीयर हैं, एक के ऊपर एक है ना, पहले जिसकी इनर रेडियस कितनी है? ए। आउटर रेडियस कितनी है? बी। अंदर वाले को चार्ज दिया, बाहर वाले को चार्ज दिया है या नहीं दिया मुझे नहीं पता। हो भी सकता था इसमें कुछ 3Q 5Q कुछ चार्ज होता, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने इसको तो अर्थ कर दिया, मैंने चेक ही नहीं किया, जल्दबाजी में अर्थिंग कर दी। अंदर वाले का चार्ज पता है, आपको कैलकुलेट करना है फाइनली हर एक सरफेस पर कितना चार्ज आए। ये उड़ा दो बेटा। इधर देखो, पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ, अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। सब लोग इधर देखो, मुझे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है इसलिए मैं सॉल्व करता हूँ, अगला इससे आसान वाला आप कर ले। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? मुझे ये तो पता ही है कि जिसको मैं अर्थ करूंगा उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो।
लेकिन उस पे चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो आप क्या करो, जिसको अर्थ किया है ना वहां पर चार्ज अज्यूम कर लो कि अब फाइनली इस पे चार्ज कितना हो गया, एक्स। बाकी किसी भी चार्ज को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको अर्थ किया ना, इस पे कितना चार्ज हो गया, एक्स। बात ध्यान से सुनते चलना, सब बता दो। अब क्योंकि अर्थिंग कर दी तो इसकी सरफेस का नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसकी सरफेस का नेट पोटेंशियल जीरो कर देता हूं। अब बात ध्यान सुना, पोटेंशियल एक पॉइंट प्रॉपर्टी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स वाले। तो किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल सारे चार्ज की वजह से आता था। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि भैया इसकी सरफेस की इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल जीरो है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हर एक स्फीयर की वजह से आएगा, हर एक चार्ज की वजह से आएगा। तो यहां पर पोटेंशियल खुद की वजह से भी आएगा और इस वाले की वजह से भी आएगा। खुद की वजह से कितना आएगा बोलो, के एक्स बाय बी आएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट इसकी सरफेस पर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर। ये पॉइंट इस स्फीयर के कहा है, बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज। और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा बोलो, के क्यू बाय बी। समझ में आया, पॉइंट चार्ज के क्यू बाय बी। और नेट पोटेंशियल कितना है, जीरो। क्या के बाय बी कॉमन आगे चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ गया। सबको समझ में आई बात, अभी खत्म नहीं होगा। अब यहां पर कितना चार्ज आया, माइनस का क्यू। यहां पर कितना चार्ज था बोलो, प्लस का क्यू, है ना। इसको अभी एक्स ही लिख देता हूं, है ना, यही माना है ना हमने। इधर देखो, यहाँ क्यू था और यहां पर हमने कितना मान लिया, एक्स। तो हमने एक्स निकाल लिया और एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का क्यू। अब क्या करेंगे, कंडक्टर में एक और चीज होती है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इसकी सामने वाली फेसिंग सरफेस में कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू। क्यों आएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जब मेटल शीट पढ़ाई थी, कि दो फेसिंग मेटल शीट पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है। अगर इस पे चार्ज एक्स है तो इस पे माइनस एक्स। तो ये भी तो दो मेटेलिक सरफेसेस हैं, इन पे चार्ज कैसा आएगा, अपोजिट एंड इक्वल। तो भैया अगर यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पर कैसा आएगा, माइनस का क्यू इंड्यूस्ड होगा इसकी वजह से। यहाँ पे माइनस का क्यू है तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, प्लस का क्यू, और यहाँ पे एक्स और है। तो फाइनली आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, क्यू प्लस एक्स। दोबारा से बोल रहा हूं, शुरू से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिसको आपने अर्थ किया उसका पोटेंशियल कितना मान लो, जीरो मान लो। वहां पे चार्ज कितना हो गया, एक्स। वहां का नेट पोटेंशियल निकाला और उसको किसके बराबर पुट कर दिया, जीरो के। एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का क्यू। अब चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे प्लस का क्यू था तो यहाँ पर कैसा इंड्यूस हुआ, यहाँ पर कैसा आएगा फिर उसकी वजह से, प्लस का क्यू। और एक चार्ज और है ना यहाँ पे, कौन सा, एक्स। ये फाइनल चार्ज आएंगे तीनों सरफेस पे, इस पे आएगा प्लस का क्यू, इस पे माइनस का क्यू और इस पे क्यू प्लस एक्स। अब बताओ क्यू प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों भैया जीरो, एक्स माइनस क्यू के बराबर है। यानी मैं बोल सकता हूं फाइनली इस सरफेस पे चार्ज आएगा क्यू, इस सरफेस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू, सबसे बाहर वाली सरफेस पे चार्ज जीरो आएगा। सबको कहानी बेटा समझ में आ रही बेटा, इसको नोट करो पहले। और इसी में कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट और आर इज लेस देन ए, सेकेंड आर ए से बी के बीच में होगा, थर्ड आर ग्रेटर देन बी।
सबको मेरी बात आ रही है बेटे समझ में? बता सकते हैं इसका आंसर कितना कितना आएगा? पहले वाले का 0, तीसरे वाले का 0, सिर्फ यहीं पर आएगा। बहुत ही सिंपल है, सब लोग इधर देखो एक बार। फिर हम इसको एक रूल भी बना लेंगे जिससे हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर, चाहे 2 शेल दे रखी, चाहे 3, चाहे 50 दे रखी, मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूंगा बाय द गॉस लॉ। सब लोग देखो, अगर मुझे R लेस देन ए, यही तो था, ये ए था और ये बी था, यही चल रहा है ना। R लेस देन ए पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मान लो स्मॉल r पे जाके क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई एनक्लोज चार्ज है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। या मैं बोल सकता हूँ पहले वाले केस में तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अब अगर मैं ए से बी के बीच की बात करता तो कौन सी गॉसियन सरफेस लेता, ये वाली, ये लेता ना। इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कौन सा आ रहा है, प्लस का क्यू। कितना आता, प्लस का क्यू। तो आप यही तो लिखते E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो कितना बन जाता, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको मैं फॉर्मूला बना लूंगा कि जो किसी भी कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा एक पॉइंट चार्ज का आता है। बस उसमें जो क्यू होता है ना वो होता है क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस। जैसे अगर मुझे यहां से यहां निकालना है, तो ये वाली गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस का क्यू। तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे बोलता बताओ यार यहाँ पर कितना फील्ड होगा, तो आप बोलते सर ये वाली गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लेता तो नेट चार्ज कितना आता है इसके अंदर, 0 प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये तो 0 ही है, तो मिला हम लोग के 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाती, 0। अगर मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करता तो बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनती क्या, बताओ। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बनाता क्या, क्यों नहीं बनाता, फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है। क्या यहां पर बनती क्या, फील्ड ही नहीं है, कहां पर बनती, बस ए से बी तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाता तो ये बनता पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये फील्ड लाइंस। ये कुछ इस तरह से बनता। चलो यहां तक अगर बात समझ में आई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर देते हैं और बाहर वाले पे चार्ज दे देते हैं क्यों। अब क्यों बना है, इफ इन अ सरफेस is earthed and outer surface given a charge q, find out value of charge on each surface। कैलकुलेट करो कितना आंसर है।
कैसे सॉल्व करेंगे? मंत्र सबको याद है? जिसको आपने अर्थ किया उस पे चार्ज को अज्यूम कर लो, मान लो x, वहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। किसकी वजह से आएगा? सब की वजह से। तो मेरा लू के 0 कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है? माइनस का, बिल्कुल माइनस का QA/B। फाइनल चार्ज बताओ हर एक सरफेस पे, क्योंकि फाइनल, ये फाइनल चार्ज नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? जिसको अर्थ किया, मान लेते हैं इस पे चार्ज कितना हो गया? x। बड़ा आसान है ना? और मैं मान लेता हूँ ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास, इसको इस वन बोलता हूँ, स्फीयर वन। तो इसको अगर मैंने अर्थ कर दिया तो इस पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे पोटेंशियल दोनों की वजह से आएगा, एक तो खुद के चार्ज की वजह से और एक बाहर वाले सराउंडिंग की वजह से। खुद की वजह से तो कितना आ जाएगा इस पॉइंट पर? खुद की वजह से kx/, और जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ये बाहर वाले स्फीयर के कहां है? अंदर है। तो उतना ही होगा जितना उसकी सरफेस पर होगा। कितना होगा? KQ/B। और मिला के कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस का A/B इंटू क्यू हो जाएगा। आसान है ना, इसमें कुछ भी नहीं है ना? एक ही जैसा गेम चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर ये नहीं देगा, ये तो मुझे बस बता रहा है कि उस पर अभी हमने चार्ज कितना निकाला। अब रीडिस्ट्रीब्यूट भी होगा चार्जेस का। तो जैसे यहां पर कितना चार्ज था? क्यों ये था, सॉरी इस पे तो एक्स आता ना, बिल्कुल। यहाँ पे कितना चार्ज आया? एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का A/B इंटू क्यू। ये यहां माइनस है तो यहां पर कैसा इंड्यूस होगा? प्लस। तो प्लस का A/B इंटू क्यू, ये इसकी इनर सरफेस पर आ जाएगा। तो यहां पे कितना चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पे? एक तो क्यू है पहले से, और यहां प्लस, यहां माइनस, यहां पे प्लस। ये समझ में आया पक्का? माइनस का QA/B, यहां पर इंड्यूस होगा प्लस का QA/B, और उसकी वजह से यहां पर कितना आएगा? माइनस का QA/B प्लस, यहां पे क्यू चार्ज हो रहा है। टोटल चार्जेस आ गए हर एक सरफेस पे। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं फील्ड की बात करता तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या फील्ड हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट केस, और आर लेस देन ए। अब सब लोग इधर देखो, एक लाइन में मुझे बताने की कोशिश करना बिना कैलकुलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। आर लेस देन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों 0? अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। अगर मैं बात करता सेकंड, ए से लेके बी तक, तो ये वाली गॉसियन सरफेस आ जाती, इसके अंदर तो चार्ज आ जाता। कितना आता आपके पास? E इज इक्वल टू कितना आता? माइनस का के QA/B अपॉन आर। समझ में आया? माइनस का KQ/R², के इंटू एनक्लोज चार्ज, चाहे तो ऐसे लिख दो, के इंटू एनक्लोज चार्ज माइनस का A/B इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R²। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। व्हेन R इज ग्रेटर देन B, यहां पर, और अगर मैं यहां पर आ गया तो टोटल चार्ज देखो कौन सा बचा? ये तो कटोरा कैंसिल हो गया, बचा कितना आया? KQ1 माइनस A/B अपॉन R², ये आंसर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कितनी लोकेशन पर आएंगी? 2 लोकेशन, एक तो यहां पर और एक यहां पे। समझ में आया?
यहां पे देखो कैसे बनेंगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन ये नहीं होगी, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पे तो बनेंगी नहीं, लेकिन यहां पर ऐसे बनेंगे। सबको समझ में आया? यहां पे देखते हैं फाइनली इस पे चार्ज कैसा आया, ये आया, ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कैसे पता चला? बी ए से ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्यू से कम होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। यानी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया और आउटर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बाहर की तरफ, अवे, तो ऐसे। और ये ध्यान रखना है कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस की कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ढंग से ड्रॉ करना है, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ भी ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर दिया है, मतलब ना, ये जो एरो है ऐसे नहीं कि मैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ऐसे मत कर देना कि दोनों ही ऐसे ऐसे बना दिया, ये गैप नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये डायरेक्शन मैंने क्यों ली है? क्योंकि ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। फाइंड आउट फाइनल चार्ज on each surface of sphere. देखो स्टेजेस कैसे चल रही है हमारी गेम की। सबसे पहले हमने एक पहली स्टेज, सबसे एक आइसोलेटेड, इधर देखो सब लोग, सबसे पहले हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया और हमने उसको अर्थ कर दिया। फिर हमने देखा कि भैया उसको अगर अर्थ कर दिया तो फाइनली उसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा और उसका पोटेंशियल भी जीरो। फिर अगली स्टेज पर आए, फिर हमने दो ले लिए, है ना। बाहर वाले को अर्थ किया, अंदर वाले को ऐसे ही रहने दिया, तो बाहर वाले पे फाइनल चार्ज कितना आ गया था? जीरो आ गया था, क्लियर है, और पोटेंशियल भी जीरो कर दिया था। फिर तीसरा केस लिया जिसमें हमने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, क्लियर है, बाहर वाले को अर्थ नहीं किया। अगला केस ले रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को किससे कनेक्ट कर रहा हूं? कंडक्टिंग वायर से। और पांचवें केस में हम दोनों चीजें एक साथ कर देंगे, कंडक्टिंग वायर से भी कनेक्ट कर देंगे और उसको अर्थ भी कर देंगे। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा थोड़ा सा अपन आगे चलते जा रहे हैं। अब जैसे अगला केस मैंने क्या लिया, यहाँ पर दो मेरे पास मेटेलिक स्फीयर है, एक की रेडियस आर है, दूसरे की रेडियस, इस पे चार्ज 3Q और इस पे 2Q। अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। अब किया है चार्ज देने के बाद, आपसे पूछो फाइनल चार्ज कितना होगा हर एक सरफेस पे, कैलकुलेट करो। आंसर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर मैं किन्हीं भी दो सरफेस को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए।
तो इनमें चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अगर हम इसकी कॉन्सेप्ट की बात करें, यहां लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू वायर will take place till potential of both surface become same। मान लेते हैं कुछ देर के बाद, अच्छा सब लोग देखो, ओवरऑल चार्ज तो कंजर्व रहता है ना। चार्ज की एक खासियत होती है कि चार्ज ओवरऑल तो कंजर्व रहता है। टोटल मिला मिलू के मैंने कितना चार्ज दिया, 5 क्यों दिया, सही बात है, पक्का जिंदा हो ना। हाँ, टोटल मैंने कितना चार्ज दिया, 5 क्यू, 3 क्यू इसको और 2 क्यू इसको, तो मिला मिलू के मैंने 5 क्यू दिया, इसको 3 क्यू बांट दिया, इसको 2 क्यू बांट दिया। तो अब मान लो कि यहां पर चार्ज हो गया x, इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 5 क्यू माइनस। सबको समझ में आया बात कि ओवरऑल जो चार्ज है वो 5 क्यू होना चाहिए। मान लो मैंने फाइनली इसकी इस वाली सरफेस पे चार्ज x हो गया, तो यहां पर कितना चार्ज हो जाएगा, 5 क्यू माइनस एक्स। बस यही काम तो करना है। क्लियर हो रही बात, याद है। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर ये चार्ज का ट्रांसफर हो गया, तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसको बोल देता हूं ए पॉइंट और इसको बोल देता हूं बी पॉइंट। फाइनली मुझे करना क्या है, पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी। अब ए का पोटेंशियल कैसे निकालें, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा, खुद की वजह से भी और बाहर वाले की वजह से भी। फटाफट बताते चलो, खुद की वजह से कितना होगा, के एक्स बाय आर, के एक्स बाय आर, और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, बोलो सब बोलो, के 5 क्यू माइनस एक्स अपॉन 2r। सबको समझ में आ रहा है। एक भी पॉइंट में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं, खुद की वजह से कितना हो बेटा, जितना उसकी सरफेस पर है, दैट इज के एक्स बाय आर, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना हुआ, क्योंकि ये वो पॉइंट इसके अंदर है तो उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर होगा, दैट इज के 5 क्यू माइनस एक्स अपॉन 2r। सही बात है। बी पे निकालना तो बड़ा ही आसान है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, कभी भी आप बिल्कुल बाहर आ जाओ, कभी भी आप बिल्कुल बाहर आ जाओ, तो सबको क्या मान लो, पॉइंट चार्ज। तो मैं बाहर आ गया ना, सबको पॉइंट चार्ज मान लेता हूं, सबको इकट्ठा कर दो सारे चार्ज को, कितना हुआ 5 क्यू एक्स प्लस 5 क्यू माइनस एक्स, तो 5 क्यू, और सबको पॉइंट चार्ज बना दो। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बोलो, के 5 क्यू अपॉन 2r। इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, तो सबको पॉइंट चार्ज बना के सेंटर पे रख दो, तो के क्यू बाय 2r। समझ में आया सबको पक्का। बस यहां से अगर आप बराबर करो तो आंसर आ जाएगा। अभी तो देखो कितना आया, कैलकुलेट करो यहां से। सब लोग देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। के 5 क्यू बाय 2r और के 5 क्यू बाय 2r आपस में कैंसिल आउट हो गया, हो गया कैंसिल। कितना बचा आपके पास, के एक्स बाय आर और माइनस का के एक्स बाय 2r, तो के एक्स बाय 2r बचा, दैट इज के एक्स बाय 2r इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये चार्ज तो 0 ही आ गया। यहां पे कितना चार्ज आ गया, 5 क्यू। अब इसको हम एक कंसेप्ट बना लेंगे कि अगर मैं दो स्फीयर्स को ऐसे कनेक्ट करता हूं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे, कंडक्टिंग वायर से, तो जो इनर वाला स्फीयर होता है उसका सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाता है। इसमें कितना भी चार्ज होता है, जैसे अगर मान लो मैं इस पे चार्ज देता Q1 और इस पे चार्ज देता Q2, इसकी रेडियस में ले लेता B और इसकी रेडियस ले लेता A, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अगर आपसे पूछा कि फाइनल चार्ज बताओ तो इसमें चार्ज कितना हो जाता, जीरो, और इसमें कितना हो जाता, Q1 प्लस Q2। तो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, दो को, समझ रहे बात, तीन आ जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को अगर आप एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो, तो जो अंदर वाला स्फीयर होता है उसका सारा का सारा चार्ज कहां पर फ्लो कर जाता है, आउटर सरफेस पे सबसे बाहर चला जाता है। सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है बेटा, इसको नोट करो। अच्छा, कई बार हीरोगिरी दिखाने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ वायर से कितना फ्लो हुआ, वायर से कितना फ्लो हुआ, 2Q। ठीक है, क्योंकि जितना चार्ज इनर स्फीयर में था वो सारा का सारा बाहर चला गया। सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो, नोट डाल देते हैं इसको। When two concentric spheres connected by conducting wire all charge of inner sphere will through the wire to outer surface. अच्छा ये देखो सेम काम है ना, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है। अगर मैं इसकी बजाय दोनों को ऐसे कनेक्ट करता, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर होता आर रेडियस का, इसमें चार्ज कितना था, 2Q, और ये था मेरे पास 2R रेडियस का जिसपे चार्ज कितना था, 3Q। लेकिन अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता तो हाँ ना, अब बिल्कुल, अब इसमें चार्ज जीरो हो जाता क्या, अब नहीं होता। समझ में आई बात, काम दोनों में एक ही कर रहे हैं। इसमें भी मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें भी मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें दोनों स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक है। क्लियर हो रही बात। और यहाँ पर अगर मैं बोलता कि बताओ यार कि फाइनली चार्ज कितना होगा हर एक पर, तो यहाँ पर हम कंसेप्ट कर चुके हैं कि भाई मान लो यहाँ पर अगर चार्ज कितना है फाइनली Q1 और इस पर कितना है Q2, तो काम वही कर रहा हूँ, नेट पोटेंशियल लिख रहा हूँ। और नेट पोटेंशियल कितना आएगा अगर मैं लिखूंगा इसका, दैट इज KQ1/R1, और इसका फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा K, और ये बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास Q1/Q2 किस रेशियो में बटेगा, R के रेशियो। और R का रेशियो कितना है, R/2R, कितना, 1/3, सॉरी 1/2, सॉरी। तो अगर मैं Q1 की बात करूंगा तो Q1 बता सकते हो इसमें फाइनल चार्ज कितना आएगा, है ना, टोटल का 1/3 इसको मिल जाएगा और 2/3 इसको मिल जाएगा, 1:2 में बांटना है ना, तो 1/3 इसको मिलेगा और 2/3 इसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा, 1/1 + 2 इंटू टोटल चार्ज कितना है 5Q। और ये कितना होगा आपके पास, दैट इज 2/1 + 2 इंटू 5Q, कितना आ जाएगा आपके पास 10। सबको मेरी बात आ रही है बेटा बढ़िया से समझ में, है ना। तो देखो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हर बार सारे केसेस सेम होंगे, है ना, हर बार केसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट किया तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रेडियस के रेशियो में, और जब मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं तो इनर सरफेस पे फाइनली चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नोट करो इसको और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन सा बेटा,
फ्लो की डायरेक्शन इस वाले में, इसमें देख लो ना, जैसे फाइनली इस पे इनिशियली चार्ज कितना था और इस पे फाइनली चार्ज कितना है 5Q, क्या 2Q से ज्यादा है कम है? कम है, क्लियर है? यानी इसका मतलब चार्ज कहां से ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां। इस केस में अगर मैं आपसे पूछता बताओ वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो निकाल सकते हो। इस पे फाइनल चार्ज पता है, इसमें इनिशियल चार्ज पता है, तो इनिशियल में से फाइनल या फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो जितना चेंज आएगा चार्ज में वही कहां से फ्लो हो रहा होगा, वायर से हो रहा होगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, अगर है ना, हाँ मतलब डायरेक्शन भी देगा A to B या B to A, तो उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो -2Q, बिल्कुल है ना। देखो ये बोल रहा है कि इस केस में सर अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कितना चार्ज कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, -2Q। मैं बोलूंगा बाहर से कितना चार्ज आया, -2Q, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। एक्चुअली हमें डायरेक्शन में दी होती है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं जैसे सपोज ये A है ये B है, तो अगर मैं B से A बात करूंगा तो -2Q, और अगर मैं A से B बात करूंगा तो +2Q। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? चलो ये एक क्वेश्चन आपको घर से करने को दे रहा हूं, आप उसको अटेम्प्ट करना। 3 कौन, हाँ बेटा इधर समझ आए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है वही है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, बस हमने मैथमेटिकली प्रूव की। जैसे इधर देखो, जैसे ये बोल रहे कि सर इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाता है, उसकी सरफेस पे, तो हम बिल्कुल उस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं, तीन मेरे पास कॉन्सेंट्रिक शेल है, इस पे चार्ज है Q, इस पे है 2Q और इस पे है 3Q। इस शेल का नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। B को तो हमने अर्थ कर दिया और A और C को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो इधर देखो, एक बार क्वेश्चन में समझाता हूँ फिर घर से अटेम्प्ट करना, आसान है। अगर जितना मैंने आपको पढ़ाया अगर वो चीजें आपके दिमाग में बैठी तो आप इसको 2-5 मिनट में सॉल्व कर लो, तो ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, पहले की रेडियस R, दूसरे की 2R, तीसरे की 3R, चार्ज Q, 2Q और 3Q। अब हमने कहानी क्या की, हमने बीच वाले को अर्थिंग कर दी और कनेक्ट कौन कौन से किया है, A और C को, ऐसा दिखा रखा ना, इसका मतलब है B से कनेक्टेड नहीं है। अब यहां पर देखो दो जगह चेंजेस होंगे, एक तो जिसको अर्थ किया उसकी इस चार्ज को तो हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्थिंग करने के बाद मान लो यहाँ पे फाइनली कितना चार्ज आ गया, x। क्लियर हुई बात? तो एक अननोन तो x हो गया, और दूसरा आपने किस किस को कनेक्ट किया है, A और C को, इन पे टोटल चार्ज कितना है 4Q। और अगर आपने इनमें वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो अगर इस पे y है तो इस पे कितना आएगा 4Q माइनस y, तो कितने अननोन हुए, 2। एक तो जिसको अर्थ किया मान लो चार्ज कितना x, एक इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया तो मान लो इस पे y बचा, तो इस पे कितना बचा 4Q माइनस y। दो इक्वेशन चाहिए, कहां से आएंगी, एक तो इसका पोटेंशियल जीरो कर दो एक इक्वेशन, और एक इन दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आता है। सबको मेरी कहानी बढ़िया समझ में आ रही है? आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो जो जितना मुझे याद है तो आंसर शायद आपके पास एक तो आएगा 8Q/11 और एक आएगा माइनस का 32Q/11, कुछ इस तरह से आंसर्स आएंगे। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क आपका है जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 है ना, सॉल्व करके आना है, ठीक है। और जो भी आपकी मिस्टेक है हर एक बच्चे को करना है, जो भी उसकी मिस्टेक है पेपर को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, किसी रफ कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत हुए और जो आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे जिनको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसके एक साइड क्या प्रॉब्लम थी, जैसे आपको जो पेपर मिला होगा ना आज खाली, तो उसमें 2 कलर के पेन से करना है।
एक कलर का पेन यूज करना है कि क्या आपका गलत हुआ, और उसका सॉल्यूशन उसके बगल में दूसरे कलर के पेन से। इस तरह से क्या होगा, कभी भी आप पेपर को देखोगे तो आपको तुरंत 1 सेकंड में, क्योंकि आपसे 10 दिन बाद भी आपको याद नहीं रहेगा अपने पेपर में क्या गलती की, फिर अगले पेपर में वही गलतियां होंगी। तो जब भी आप उस पेपर को रिवाइज करोगे तो आपसे अगर 6 महीने बाद भी देखोगे तो आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि उस दिन जब ये पेपर हुआ था तो मैंने उसमें ये गलती की थी, और ये गलती मुझे कंसेप्ट में नहीं लगानी। क्लियर हो रही है बात बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में पेपर 1 और पेपर 2 हम डिस्कस करेंगे। बाकी मजे मारो, छुट्टी आपकी। अभी है क्लास और है क्या?